जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड 2023 के लिए केमिस्ट्री। तो दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में आज को अपने को पढ़ना है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा होगा, बोर्ड कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। ऐसे ये नया कुछ बोर्ड नहीं है, कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एक जुगाड़ लगाया है, देखते हैं यदि ये अच्छा बैठता तो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड तो लाना ही है। चलिए, तो क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या है, और यदि अब तक किसी को क्वांटम नंबर समझ में नहीं आया है, किसी को टफ लगता है, तो बस इस लेक्चर को, इस क्लास को अंत तक देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा, और जिसको आता है वो और भी कुछ एक्स्ट्रा सीख जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, लास्ट क्लास जब आपने पूरी हुई थी तब मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात की थी, और उससे बताया था कि उससे 3 सॉल्यूशन निकले थे। एक्चुअली वो एक तरीके से क्या है, क्वांटम नंबर को शो कर रहे थे, ठीक। तो उसी से आगे अपन पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। और ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस में टॉपिक भी है, और इससे एक सवाल गारंटी है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। इससे एक सवाल आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। चलिए, तो क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम नंबर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूप से व्याख्या, यानी कि किसी एटॉम में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, समझ गए। इट इज एक्सप्लेन अबाउट ए इलेक्ट्रॉन इन एटॉम। क्या क्या बताता है ये देखो, इसने क्या लिखा, क्वांटम नंबर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूप से व्याख्या, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एटॉम में रहता है तो उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर होते हैं ना, उन सब के बारे में ये बताता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर सब कुछ बता देता है रिगार्डिंग वन इलेक्ट्रॉन इन एटॉम, ठीक है। तो इट्स एक्सप्लेन अबाउट ए इलेक्ट्रॉन इन एटॉम। अब क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि जो एटॉम है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन रहेगी उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक। उसके बाद उसका कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो शेप्स एंड ओरिएंट, अब देखो ये जो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएगी, एक आएगा ऑर्बिट, आएगा सब ऑर्बिट, आएगा ऑर्बिटल, तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल, ठीक। तो जो ऑर्बिटल के शेप एंड ओरिएंटेशन को शो करता है, यानी कि इसकी आकृति और अभिविन्यास, आकृति और अभिविन्यास। आकृति यानी शेप किस टाइप का, अभिविन्यास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब ये समझो कि डायरेक्शन टाइप, जैसे कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आप समझते थे ना। जब हम इनके डायग्राम पढ़ेंगे ना, आकृति पढ़ेंगे, तब उसमें ये ओरिएंटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आकृति एंड अभिविन्यास, शेप्स एंड ओरिएंटेशन, तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी कि स्पिन की दिशा, यानी कि स्पिन की डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा यानी कि स्पिन की डायरेक्शन, यानी कि उसको घूमने की दिशा, ये समझ लो, ठीक है। तो इन सब के बारे में ये क्वांटम नंबर बताता है, एक्सप्लेन करता है इन सब के बारे में, ये सारी चीजें। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मेन चीजें लिखी है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मतलब कुल मिला के ये समझो तो जो ये क्वांटम नंबर है ना, ये मतलब सब कुछ मतलब बता देता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित एटॉम में क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में पूरी व्याख्या कौन कर देता है, क्वांटम नंबर, ठीक है। इट्स टोटली एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एटॉम, ओके, ठीक। अब कुल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, टोटल 4 क्वांटम संख्या होती है। कितनी, 4। अब 4 में से कौन कौन सी, पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और नंबर 4 होती है चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, प्रिंसिपल
एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ओके, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको अपन, मुख्य क्वांटम संख्या, उसको अपन किससे शो करते हैं? एन से, स्मॉल एन। उसी प्रकार द्विगंशी यानी कि एजीमुथल, इसको अपन स्मॉल एल से शो करते हैं। ठीक है, इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे मैं लिखवाऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है तो अभी लिखना लिख लो, नहीं तो आगे मैं लिखवाऊंगा। ठीक, हमेशा इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? द्विगंशी को, एजीमुथल, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। बात क्लियर? उसके बाद आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक, इसको शो करते हैं या तो एम एल से, एम के नीचे छोटा सा एल टांग दो, जैसे कि एम के नीचे छोटा सा एल इसको टांग देना है, या तो ये हो गया, या फिर इसको एम फॉर मैग्नेटिक, किसी भी एक सिंबल से शो करता है। आपको एग्जाम में कई बार ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, वो था करेक्ट। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट आता है चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको अपन शो करेंगे एम एस से, तो फिर इसको एम एस लिख दो या फिर एस लिख दो। बात क्लियर? चलिए, अब उसके अलावा एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने लास्ट क्लास में बताई भी थी कि जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मुख्य, द्विगंशीय, चुंबकीय, ठीक है, इन तीनों को कहां से डेराइव किया गया है? इनको डेराइव किया गया है श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, यानी कि उसी से ये आई है। ठीक है, उसी का एक टाइप से सॉल्यूशन है ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, ये तीनों फर्स्ट 3 जो क्वांटम नंबर है ये कहां से मिली अपने को? श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। ठीक है, इनको कहां से किया गया डेराइव? यहां से। बात क्लियर? अब देखो, एक क्वांटम संख्या होती है चक्रण, स्पिन, तो स्पिन क्वांटम संख्या को इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं बताया जाता, यानी कि इससे डेराइव नहीं हुई है। समझ गए? ये चक्रण के बारे में बताती है और इसको सेपरेटली किसी ने बताया। ठीक है, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये वेव इक्वेशन है, ये इस स्पिन के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, बाकी इन तीनों के बारे में ये बताती है। समझ गए? तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, सीधा सीधा। 4 ऑप्शन होते हैं वैसे भी एग्जाम में, तो बताइए निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या है, कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी कि तरंग समीकरण से डेराइव नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन सा होगा? चक्रण। कौन सा होगा? चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बात क्लियर? चलिए, अब आगे जाके धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। ये तो थी एक सामान्य जानकारी ऊपरी तौर पर। ठीक, यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय, चक्रण। इसको एन से, एल से, इसको एम से, इसको एस से, इससे शो करते हैं। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन समझेंगे कोश, उपकोश वगैरह इनके बारे में, और उसके साथ ही इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानेंगे, और कोश, उपकोश और इस क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो जानेंगे। अब देखिए, किसी भी एटॉम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या आता है? कोश। इसको बोलेंगे अपन शेल या ऑर्बिट। कोश ध्यान रखना, क्या होगा? कोश, शेल या ऑर्बिट। कहीं पे शेल भी लिखा सकता है, कहीं पे ऑर्बिट भी हो सकता है। बात क्लियर? समझ गए? चलिए, उस कोश में होते हैं उपकोश। क्या होते हैं? कोश। उपकोश को बोलते हैं सब सेल, यदि शेल बोलते हैं सब सेल, या फिर ऑर्बिट बोलते हैं वो बोलते हैं सब। तो कोश का उपकोश, सब यानी उप, यानी कि भाई अपन जो हिंदी में बोलते हैं उप, तो इंग्लिश में वहां लग जाता है सब, लग जाता है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप वगैरह चीजें, ठीक ना? ऐसा नहीं होता। चलिए, फिर आता है ऑर्बिटल।
ये ऑर्बिटल एक्चुअली, ये ध्यान रखना, ये ऑर्बिट है, ठीक है, और ये है ऑर्बिटल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंफ्यूज जाओ। ऑर्बिट यानी कि कोश, ऑर्बिटल सबसे लास्ट वाला, ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो सीक्वेंस पूरा समझ गए? ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। अगर शेल से स्टार्ट करो, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? कोश, उपकोश, कक्षक एंड इलेक्ट्रॉन। कोश, उपकोश, कक्षक एंड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? सबसे बड़ा ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। बात क्लियर होगी? बस, क्योंकि छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर करने जरूरी होते हैं। ये मालूम पड़ गया पूरा सिस्टम, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या होगी? कोश, और सबसे छोटा उनमें क्या हो गया? लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन कोश की। सबसे पहले ऑर्बिट या शेल, पहले तो अपन एक एक करके इनको समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद जो क्वांटम नंबर है उस एक एक के ऊपर डिटेल में जंप करेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कोश, ऑर्बिट या शेल, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। क्या पहले पढ़ने से अच्छे से समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, कोश, इसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। अब जो कोश होते हैं उनके नाम होते हैं के एल एम एन, के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे, ठीक है। तो कोश क्या हो गए? के एल एम एन ओ पी, वहां तक। उसके इक्वल में क्या रहते हैं? एन। एन क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर आप कोश की फॉर्म में बोलोगे तो बोलोगे के एल एम एन, और मुख्य क्वांटम संख्या की फॉर्म में बोलोगे, क्वांटम नंबर की फॉर्म में बोलोगे तो 1 2 3 4, यानी कि के को क्या बोलोगे? के को बोलोगे क्वांटम नंबर 1, यानी कि मतलब एन की वैल्यू 1। एल के लिए, कोश एल के लिए एन की वैल्यू 2, कोश एम के लिए एन की वैल्यू 3, कोश एन के लिए एन की वैल्यू 4, ठीक है। एम एन ज़्यादा ही हो गया चलिए, एन आपको पता है व्हाट इज एन? मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखो, ये क्या आपके पास? ये है आपके पास पूरा पूरा एटम। क्या है? एटम, परमाणु। क्या है? परमाणु, एटम है। इसके अंदर देखोगे तो ये होता है नाभिक, न्यूक्लियस। ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पे अपन मोस्टली बहुत बार दिखाते तो इसमें एक पॉजिटिव साइन लगाते हैं अंदर। छोटा सा ये है जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसको अपन पॉजिटिव साइन लगा के दिखाते हैं। क्यों? रीजन सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड कौन होते हैं? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश नहीं, तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव साइन आता है। बात क्लियर? उसके अलावा नाभिक में और भी डिफरेंट होते हैं कण, जैसे कि मिसॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब चीज़ें अपने आगे आएगी, ठीक है। जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब उसके चारों ओर क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं। तो उनके लिए ये जो फिक्स किए हुए हैं, यानी कि मतलब k इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो जाएगा? कोश 1, एल कोश 2, कोश ये 3 वाला, कोश 4 वाला। समझ गए? यानी कि नंबरिंग अगर आप इस क्वांटम नंबर के हिसाब से बोलो तो इस के एल एम एन को आप बोलोगे 1 2 3 4, यानी कि इसको जो ये हो गया आपके नंबर 1, जो के वाला कोश, ये हो गया के वाला कोश। फिर ये सेकेंड ये हो गया एल वाला कोश, फिर हो गया एम वाला कोश, एन, ये हो गया एन वाला कोश। समझ गए? तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। उसको यदि क्वांटम नंबर की लैंग्वेज बोलोगे तो 1 के लिए 1,
L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। अब जैसे कि सिंपल सी बात है कि मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन की उस परमाणु में, एटॉम में पूर्ण रूप से व्याख्या करता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करता है उसमें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने माना कि भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3 है, जिसके लिए n का मान 3 है, बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो साफ बात है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इस वाले में होगा। समझ गए बात? क्लियर? n3 मतलब किसको शो करेगा? m को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ होगा। कोई पूछे कि भाई साहब बताइए अगर n का मान 4 हो तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं होगा, इस पूरे में। अब इस पूरे में भी कहाँ होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, जब उपकोष पढ़ेंगे। ठीक है, जब अपन क्या पढ़ेंगे? ऑर्बिटल पढ़ेंगे, तब जाके चीजें क्लियर होती जाएंगी एक एक करके। बात क्लियर? अब देखो, तो यानी कि मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? कोश से। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोश को बताती है। ठीक है, शेल को बताती है, ऑर्बिट को बताती है। बात क्लियर? खोपड़ी में घुस गया? चलिए, अब एक छोटी सी बात है, वैसे ये बात अपन आगे भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा समझाने में इजी रहता है इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई कोश की संख्या बढ़ने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। कोश की संख्या बढ़ने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। अर्थात कोश, या इसको अपन जब क्वांटम संख्या की भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा? स्मॉल n। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताते हैं। अब देखो कैसे, मैटर क्या है समझिए। अब देखोगे तो मैंने माना कोई यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 2 है। मैंने माना 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n का मान 2 है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3 है। ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n का मान 2 है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3 है। तो n2 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने, यहाँ पे है। ठीक, और n=3 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो n=3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी इसके मुकाबले। यानी कि जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ोगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। समझ गए? और वैसे भी आपने मोस्टली अगर केमिस्ट्री पहले भी पढ़ी होगी तो साफ बात है आपने सीखा होगा कि क्या किसी टीचर ने बोला होगा कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते हो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती जाती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाती है, और जब भी कभी ऊर्जा अधिक होती है ना तो वो चीज़ अस्थायी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपना एटॉम छोड़ के बाहर निकल जाता है। समझ गए? ज़्यादा ऊर्जा हमेशा खतरनाक है। ठीक है, सेम ऐसा ही है, ज़्यादा पैसा भी बहुत ज़्यादा हानिकारक, वो वाली बात है। तो जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम, इसमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। ऊर्जा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। समझ गए? हाँ, तो कोश की संख्या बढ़ने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात कोश इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उपकोश की। अब देखिए बात करते हैं उपकोश की, सब शेल और सब ऑर्बिट। उपकोश जिनके नाम क्या है? सब शेल को किससे करते हैं रिप्रेजेंट? जिस प्रकार अपन कोश को, शेल को अपन KLMN बोलते थे, उसी प्रकार उपकोश को बोलेंगे SPDF। अब इस उपकोश का संबंध किससे है? सब शेल का संबंध किससे है? तो सब शेल का संबंध होता है L से, स्मॉल l, यानी कि द्विगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि इसको अपन कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। कोणीय यानी कि एंगुलर, लिख लेना, एंगुलर क्वांटम संख्या। इसको आप एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हो। ठीक है, एजीमुथल बोलो या फिर एंगुलर बोलो, बात एक ही है। द्विगंशी बोलो या क्या बोलो, कोणीय बोलो, बात
तो जो L होता है उसके अकॉर्डिंग S को बोलते हैं 0, P को बोलते हैं 1, D को बोलते हैं 2, F को बोलते हैं 3। समझ गए? 0 1 2 3। L का मान 0 से स्टार्ट होता है, जबकि लास्ट टाइम अपने N देखा था तो N का मान 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, L का मान 0 से 0 1 2 3, 0 1 2 और 3। बात क्लियर? चलिए, L क्या है? स्मॉल l। समझ गए? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इस स्मॉल l का मान 0 से n-1 तक होता है। स्मॉल l का मान 0 से n-1 तक होता है। अभी आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोश यानी कि शेल में उपकोष, सब शेल की संख्या स्मॉल n के बराबर होती है। यानी कि किसी शेल में या कोश में उपकोष की, सब शेल की जो संख्या है वो स्मॉल n की होती है। ठीक, यानी कि अगर वो पूछे कि कोई कोश है उसमें कितने उपकोष होंगे, तो जितने जो वैल्यू n की है उतने क्या हो जाएंगे? उपकोष जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, अब इसके लिए क्या होता है? k = अगर अपन इसके लिए देखें तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसके लिए स्मॉल n कितना होता है? 2 होता है। इसके लिए स्मॉल n कितना होता है? 3। ठीक, और इसके लिए स्मॉल n 4 होता है। बात क्लियर? अब देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये ऐसा है, मतलब ये एटॉम है, उसके चारों ओर ऐसे बने हुए। ठीक है, मैं अब थोड़ा बना नहीं सकता था, थोड़ा लंबा, ये मतलब ऐसे राउंड टाइप है। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए मैंने इस साइड वाला भाग मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, बाकी ये पूरा है, इस नाभिक न्यूक्लियस के ये पूरा एक राउंड बनाता है, ये पूरा एक राउंड बनाता है, पूरा एक राउंड बनाता है, पूरा एक राउंड बनाता है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि चूंकि ये बनाना कोई जरूरत तो है नहीं, आपको मैं समझाने के लिए ये बता कि जैसे जैसे अपन ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा। देखो n1, n = 2, n = 3, n = 4। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके लिए n का मान, इसके लिए n का मान 1 है, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए n का मान 3 है, इसके लिए n का मान 4 है। अब इसने क्या कहा है कि कोश में उपकोष की संख्या n के बराबर होती है। यानी कि जो शेल है, शेल में सब शेल की संख्या l के बराबर होती है, सॉरी n के बराबर होती है। तो यानी कि इसके लिए n का मान 1 है, तो इसमें सब शेल कितने होंगे? उपकोष कितने होंगे? 1, यानी कि सिर्फ s है, एक ये सिंगल। ठीक, उसी प्रकार स्मॉल n की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आपके पास SNP 2 उपकोष है। ठीक, यहाँ देखोगे n = 3, तो आपके पास 3 उपकोष है, 3 सब शेल है, 1 2 3। ठीक, n = 4, तो आपके पास 4 सब शेल होंगे, 4 उपकोष होंगे, SPDF। क्लियर? समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गई उपकोषों की संख्या। उपकोषों की संख्या, संख्या किसके बराबर होती है? n के बराबर, संख्या n के बराबर। लेकिन इनका मान, वैल्यू, l का मान, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर समझना, कि जो कोश में उपकोष की संख्या तो किसके बराबर होती है? n के बराबर। देखो इसके लिए s एक ही है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक, लेकिन जो वैल्यू है, यानी कि जो स्मॉल l का मान है वो 0 से n-1 तक वेरी करेगा। यानी कि यदि आप इसके लिए देखोगे तो 0 से n-1 यानी कि 0, और n की जगह रख दो 1, तो 1 - 1 0, 0 से 0 तक, यानी कि इसके लिए सिर्फ क्या होगा? 0। समझ गए? उसी प्रकार इसके लिए देखोगे तो n = 2, 0 से 2 - 1, 0 से 2 - 1, यानी कि सिंपल सी बात है, n = 1 है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू 0 से 0, क्योंकि मैं क्या करूँगा? इस n की जगह 1 रख दूँगा। यदि n = 2 है तो l की वैल्यू 0 से 1 ही होगा, क्योंकि अपने को क्या रखना है? यहाँ पे n-1 करते हैं ना, तो n = 1 रखोगे तो 0 या 1। इसी प्रकार n =
3 रखोगे, ठीक है, तो L की वैल्यू 0 से 2 तक, 0 to 2। उसी प्रकार स्मॉल n इक्वल 4 रखोगे तो L की वैल्यू 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। अब 0 से 3 मतलब क्या हुआ? अगर आप 0 बोलोगे कि भाई इसमें n इक्वल 1 है तो स्मॉल l की वैल्यू 0 आएगी। 0 मतलब क्या रहेगा? इसमें सिर्फ s रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ s उपकोष रहेगा। 0 किसको शो करेगा? s उपकोष को, s सब सेल को शो करेगा। कौन? 0। फिर आपके पास है सेकंड में कौन कौन है? 0 एंड 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जा रहा है तो 0 और 1, तो एक तो होगा s, दूसरा होगा p। क्यों? क्योंकि 0 है और 1 है, तो एक आपके पास होगा s और p। किसमें? इसमें, इस वाले कोष में, ठीक है। ये पूरा कोष है, ये n इक्वल 1 वाला कोष, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4 वाला कोष, ठीक। उसी प्रकार इसके लिए देखोगे तो 0 से 2 तक जा रहा है, तो यानी कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि s p d तीनों होंगे। इसी प्रकार n इक्वल 4 के लिए देखोगे तो l 0 से 3 तक जा रहा है, यानी कि s p d f, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। समझ गए? बात क्लियर? सारी चीजें जो आपको समझाने के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको पूरी बता दी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा बैक जाकर उसको फिर से ध्यान से खुले दिमाग के साथ सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक अपने को क्या समझ में आया कि भाई ये कौन, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कोश, शेल, और इस शेल के अंदर होते हैं सब सेल, उपकोष। तो इसके अंदर हो गया 1, इसके अंदर 2, पहले में 1 होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3 होंगे, चौथे में 4 होंगे। ये तो है, लेकिन इनका जो नंबरिंग होगा ना, इनका वैल्यू एक्चुअली उनसे 1 कम होगा। यदि 4 है तो वो 0 से 3 तक है, इसमें 3 है तो वो 0 से 2 तक, इसमें 2 है तो 0 से 1 तक, इसमें 1 ही है तो उसका मान 0। बात क्लियर? चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले फॉर एग्जाम्पल कि भाई रे ये बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3 है, n का मान 3 है और l का मान 2 है, तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठा है? तो सीधी सी बात है, आपका दिमाग ऐसे घूम के पहले तो आएगा n इक्वल 3 बोला है, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो, यहाँ पे लैंड कर दो, सीधा यहाँ लैंड करना है इस पे। फिर क्या बोला? l इक्वल 2 बोला है उसके अंदर, तो l इक्वल 2 यानी कि ये किस में होगा? d उपकोष में। अब जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो वो किस में होगा? d उपकोष में, d सब सेल में। बात क्लियर? चलिए, अभी उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आगे 2 स्टेप अपने को और पढ़ने हैं। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। इसकी बात करते हैं ऑर्बिटल की, कक्षक की बात करेंगे, और उसमें अपने को सबसे मेन बात है कि जो अपना जो ऑर्बिटल है, जो अपना कक्षक है, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद अपना मैटर हो जाएगा खत्म, ठीक है, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन तक ही पहुंचना है। कोश, उपकोष, ठीक है, फिर आते हैं कक्षक, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसके बाद जंप करने वाले हैं फिर इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे तो क्या ही जंप करना, इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब इसको समझते हैं ऑर्बिटल को। तो अब देखिए, पहले तो ये पहले, उससे पहले चुंबकीय क्वांटम संख्या ध्यान है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे स्मॉल m नीचे l लगाना है या फिर m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इससे इसको अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको, l या स्मॉल m से अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? अब देखो, जिस प्रकार अपने यहाँ पे देखो क्या था? शेल था, ठीक, शेल का संबंध किससे था? n से। फिर उसके बाद आया सब शेल, ठीक है, उपकोष, उसका संबंध किससे हुआ? l से। इसी प्रकार अब आएगा ऑर्बिटल, इसका संबंध किससे होगा? m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे होगा?
स्पिन क्वांटम नंबर, समझ गए, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ, यानी कि ये सिंपल सी बात है, समझने की बात ऐसे है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है 2 में से अपने को किसी एक को बताना है कि भाई मेरे को इसकी बात करनी है, 2 में से किसी एक को बताना, तो उसके रिगार्डिंग S बताएगा कि S के मान से अपन पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा है, समझ गए। उसी प्रकार इस सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल, सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल, तो इस M के मान से अपन मालूम कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी प्रकार शेल में होते हैं, शेल में क्या होता है, सब शेल होते हैं, ठीक है। तो अपन इस L की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को बताया ना अपने कोष्ठ उपकोष्ठ वगैरह। अब देखिए, तो यहाँ तक ठीक है चुंबकीय। अब ये 2 लाइनें थोड़े ध्यान से देखो इसको, ये क्या करता है, जो आपके ऑर्बिटल होते हैं उनके ओरिएंटेशन को बताता है। ऑर्बिटल के क्या करता है, ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास को बताता है। दूसरा है सबसेल, उपकोषों के ओरिएंटेशन की संख्या को बताता है, उपकोषों के ओरिएंटेशन की संख्या को बताता है। हाँ, एक बात भूल गया मैं आपको, लास्ट जो अपने लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, जिसमें अपने यहाँ पर इस साइड कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताता है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ था। हाँ, यहाँ लिखा हुआ था, अभी मेरे को दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में बताता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो ये आगे आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि इसीलिए इसको क्या बोलते थे, लास्ट वाली जो थी अपने, ठीक है, जो स्मॉल एल वाला द्विगजीय क्वांटम संख्या, तो उसको अपन एंगुलर भी बोलते हैं, कोणीय भी बोलते हैं। कारण क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में बात करता है। वो किसके लिए, पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें, जब अपन ने सब सेल पढ़ा, उपकोष पढ़ा, ठीक है। मैं वो बताना भूल गया, वो लाइन मैंने लिखी थी उसके बारे में, ठीक है। बाकी उसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे आगे, सारा अब कुछ अभी डिटेल में पढ़ना और चीज़ें, ठीक है। अभी ये है पूरा समझना, ये समझ गए तो उसके बाद तो थ्योरी है, मतलब क्या पर्टिकुलर जो है अपना क्वांटम नंबर है, क्या क्या चीज़ें देता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, वो पढ़ना है, ठीक है। सबसे मेन यही है, समझने का दौर यही है, पूरा समझने का यही है, समझ गए। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे तो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, जबकि यहाँ पे बताता है ओरिएंटेशन की संख्या, ठीक है। यानी कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनके तो ओरिएंटेशन को बताता है, जबकि जो सब सेल होते हैं उनके ओरिएंटेशन की संख्या। कैसे, माजरा क्या है, देखो बताता हूँ। स्मॉल ml या m का मान जो वैल्यू है एक्चुअली में, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -L2L, -L2L, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -L2L। अब देखिए मैटर क्या आखिर में, अब आपको पता है कि भाई ये क्या है, उपकोष, सब सेल, ठीक है। S क्या है, सब सेल, P भी एक सब सेल है, D भी क्या है, सब सेल है, ठीक। तो इनके लिए आपने देखा होगा कि वैल्यू क्या होती है, S के लिए आप क्या लिखते हो, 0, L की वैल्यू क्या होती है, 0, P के लिए L क्या होता है, 1, D के लिए L क्या होता है, 2, उसी प्रकार F के लिए L क्या होता है, 3, ये होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रखती है, -L2L। तो अगर इसके लिए देखोगे, S उपकोष के लिए, S सब सेल के लिए, तो 0 रखोगे तो -02, ये सॉरी -L2 + L, ठीक है, -L2 + L से L, मतलब अगर अपन 3 लिखे तो वो क्या है, अपने आप में पॉजिटिव 3 है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझ के लिए -L2 + L, ठीक है। तो 0 रखोगे तो -02 प्लस का 0, यानी कि बात सेम ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक। जबकि आप बात करोगे इसकी, किसकी, P उपकोष की, P सब सेल की, तो इसके लिए L1 आ गया, तो यानी कि ये वेरी कहाँ से क्या करेगा, -12 प्लस का 1। तो देखो पहला हो गया -1, दूसरा फिर 0 आएगा बीच में, क्योंकि आपको -1 से
प्लस के 1 तक जाना है, तो -1 फिर 0 आएगा, फिर आएगा प्लस का 1, यानी कि ये हो गया px, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz, px, py और pz। अब ये क्या है? उपकोष है। ये क्या है? उपकोष है। इन उपकोष के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। तो ये अपने आप में क्या है? px एक ऑर्बिटल है, py क्या है? एक ऑर्बिटल, pz क्या है? एक ऑर्बिटल है। समझ गए? चलिए, उसी प्रकार जब आप d के लिए देखोगे तो d की वैल्यू कितनी होती है? d की वैल्यू 2 होती है, स्मॉल l। तो d के लिए स्मॉल l 2 है, तो सब बातें कहाँ से कहाँ जाएगा? -2 टू प्लस का 2, तो -2 -1 0 +1 +2। फिर इनके कुछ ऐसे dxy dyz dxz dx² - y² dz²। समझ गए? अब ये क्या है? ये पूरा एक डी उपकोष है, डी सब सेल है, उसके अंदर ये क्या है? 5 क्या ऑर्बिटल है, 5 क्या है? ऑर्बिटल। तो अब देखो, अब फिर से इन लाइन पे जंप करो। क्या कह रहे थे कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनके ओरिएंटेशन को बताता है। तो साफ बात है, अगर आप -1 लिखोगे तो यहां से मालूम पड़ जाएगा कि दिस इज px। ठीक है, px का एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, px py pz चीजें होती है। ठीक है, जब हम इनके डायग्राम पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। वहां पे 0 है तो उसका हो जाएगा py, अगर प्लस का 1 है तो pz, फिर यहाँ पर -2 तो dxy, -1 dyz, 0 dxz, प्लस का 1 dx² - y² प्लस का 2 dz²। बात क्लियर? समझ गए? तो उसी प्रकार जो f होता है, f के लिए मान कितना होगा? 3। तो f के लिए कहाँ से कहाँ जाएगा? f के लिए जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि जो f है उसमें टोटल कितने होंगे? 7 क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे। 7 क्या होंगे? ऑर्बिटल। तो यहां तक समझ गए? क्या? कहां तक समझ गए? ऑर्बिटल तक। ऑर्बिटल तक समझ गए? अब आपसे कोई बोल दे कि भाई साहब ये बताओ मुझे, तो आप ये बताओ कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का मान 3, ठीक है, जिसके लिए l का मान कितना है? 3 है, सॉरी स्मॉल n है, इसका मान कितना है? 3। ठीक, उसके अलावा जो l है, l का मान दे दिया 2, n का मान 3, l का मान 2, और जो m है उसका मान है 0। तो अब मेरे को ये बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, कहाँ पर स्थित होगा वो इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? उस एटॉम के अंदर जो तीसरा कोश है, तीसरा सेल है, उसके अंदर जंप करोगे। तीसरे में जंप करोगे। अब जैसे ही आप उस तीसरे में जंप किया, मैंने माना ये तीसरा वाली लाइन ये, तीसरे में जंप करोगे तो n = 3 है, तो उसके अंदर 3 क्या होंगे? उपकोष होंगे। एक तो s वाला होगा, एक p वाला होगा और एक d वाला। s वाला, p वाला और d वाला। ठीक है, अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि अब वो इलेक्ट्रॉन किस में है, s वाले में है, p वाले में है, d वाले में। तो वो कौन बताएगा? l की वैल्यू। तो l की वैल्यू s के लिए तो क्या होती है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2। चूंकि इसने आपको l = 2 दिया, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस d वाले में है, इसमें है, d उपकोष में है, d सबसेल में। अब भाई ये बताइए कि d सबसेल तो पूरा ये हो गया, पूरा d उपकोष तो ये हो गया। अब इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल में है? उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है? इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल है, किसमें है? तो आपको दे दिया m का मान 0। 0 मतलब ये वाला। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहाँ होंगे? यहाँ पे। कहाँ होंगे? यहाँ पे। ढूंढ के निकाल दिया आपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर आएगा। तो कैसे मालूम पड़ा? इससे n3 l2 m0। इसने क्या बताया कि कौन सा क्या कोश है? इसने क्या बताया? इसने बताया कौन सा उपकोष है। ठीक है, और इसने क्या बताया? कौन सा ऑर्बिटल है।
ठीक, यहां तक बात कर लिया। चलिए, तो अब देखो, तो अब आगे कुछ और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हर एक जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लाइन लिख लेना या फिर मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें जैसे कि इसमें है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2। हर एक मतलब मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि उसमें 2 होंगे ही। जब अपन इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, तब वो मतलब बात करेंगे कि मतलब कितने होंगे। बाकी मतलब ये है कि भाई एक में अधिकतम 2 होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ठीक है। अब उस 2 में से कौन सा, अब जैसे कि अपन ने मालूम किया था ना कि भाई यहाँ पे अपने को मालूम पड़ा कि इस वाला जो ये ऑर्बिटल है इसमें है। अब इसमें यदि 2 है तो 2 में से कौन सा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो कौन बताएगा? चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है। वो अपन चक्रण जब पढ़ेंगे आगे डिटेल में थोड़ा, तो वहाँ अपन पढ़ लेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यदि यहाँ तक समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर भी समझ में नहीं आया तो अब एक आपके सामने ऐसा डायग्राम आएगा जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब इस थोड़े से डायग्राम को अच्छे से समझिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा उससे थोड़ा, ठीक है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे 2 लिख लेना मेरे को, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 दिख गया यहाँ पर। चलिए, तो सब कुछ बोर्ड पे हो गया कवर, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे कि आपको पता है भाई KLMN यानी कि जो n की वैल्यू 1 2 3 4 ये किसको शो करता है? कोष को शो करता है, शेल को शो करता है, ठीक। अब वो शेल के अंदर आए, यदि पर्टिकुलर शेल के अंदर आए अपन, तो चूंकि यहाँ पर n का मान 1 है तो उसमें उपस्थित उपकोषों की, सब शेल की संख्या कितनी होगी? 1, ठीक है। तो इसमें सब शेल कितने हैं? उपकोष कितने होंगे? 1 ही होगा, ठीक। इसमें n की वैल्यू 2 है तो इसमें उपकोष 2 होंगे, SNP। इसमें 3 है तो उपकोष SPND 3, 4 है तो SPDNF, ठीक। बात क्लियर? अब ये हो गए उपकोष, ठीक है। अब इन उपकोषों की वैल्यू कहां से कहां होती है? जो उपकोष होते हैं इनकी वैल्यू कहां से कहां होती है? तो अब देखो, इसको बोलते हैं S होता है 0, ये हमेशा 0, इसको बोलते हैं 1। P को किससे शो करते हैं? 1 से, ठीक है। इसी प्रकार S0 P को 1 से, D को 2 से, ठीक है। क्या वैल्यू कौन सी है? L वाली, ठीक है, जो L है। इसी प्रकार इसको 0, इसका 1, इसको 2, इसको 3, किसकी फॉर्म में? L। और L का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से n-1 तक, ठीक है। इस क्लास को आप 2 बार देखना, 2 बार देखोगे ना तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये होते हैं सब शेल उपकोष। अब इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब और उससे पहले होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो यदि जो इसकी बात करोगे तो इसके लिए S बराबर 0, तो कोई बात नहीं। इसके लिए होता है 1, तो 1 यानी कि कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? ये -1 0, ये प्लस का 1। इसी प्रकार ये 0 -1 0 प्लस का 1 -2 -1 0 -1 -2, ठीक है। इसी प्रकार ये आगे भी ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब बात करेंगे अपन टोटल इलेक्ट्रॉन की कि सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो, मैंने क्या कहा था कि भाई हर एक, ये क्या है? n = 1, k = 1 वाला ये, तो इसमें क्या एक ही उपकोष होगा। इस उपकोष में भी जो अपने पास ऑर्बिटल है वो कौन सा है? सिंगल वाला। कौन सा? सिंगल ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। साफ बात है, इसमें कितने होंगे? 2। अब
यहाँ पर आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 1 में 2 तो टोटल कितने हो गए 8। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 18। उसी प्रकार यहाँ देखोगे तो ये 1 है, ये 3 है, 4 और 5 9, और 9 और इसके एफ के कितने होते हैं 7, क्योंकि -3 से पॉजिटिव का 3 तो 7, तो 9 और 7 16, और 1 में 2 होते हैं तो 16 का दुगुना कितना हो गया 32 हो गया। तो यानी कि के उपकोष में के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यदि उपकोष की बात करें तो एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 2 2। उसी प्रकार डी उपकोष में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में कितने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इस एफ उपकोष में टोटल कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, एफ उपकोष में कितने हो जाएंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। तो यहां से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आपको यदि फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये वाला है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना कि सर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करो, इसके बारे में बताओ। तो साफ बात है ये वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो अब देखो इसके लिए यदि अपन चक्रण क्वांटम संख्या को छोड़ दे, स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ दे, क्योंकि उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, तो अपन एन एल और एम के मान बता सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके बारे में अपने को बताना है एन एल और एम, ठीक। तो अब देखो पहली बात तो कि ये कौन सा जो कोश है किस कोश में है, तो n = 4 वाले में है, तो n का मान हो गया 4। किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसकी, कि ये इलेक्ट्रॉन बारे में बताओ। अब बात करनी है अपने को l की, तो l यानी कि उपकोष को जो शो करता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, d को क्या बोलते हैं 2, क्योंकि 0 1 0 से स्टार्ट होता है इसका मान, l का मान, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो l 2। अब बोलेंगे सर m का मान बताओ, तो m का मान, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव का 2, क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2। समझ गए। तो आपको ये किसने 3 नंबर दे दिए, तो आप मालूम कर लोगे कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा है, मालूम पड़ जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आपके माइंड में पूरा ऐसे मैप कवर हो गया होगा कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि किसी भी कोश में उपकोष की संख्या n के बराबर होती है। यानी कि किसी भी कोई भी शेल है उसमें सब सेल कितने सब सेल होंगे, वो n के बराबर। तो आपको पता है यदि जो n है उसकी वैल्यू क्या है, जो n है उसकी वैल्यू जितनी भी होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होते हैं सब सेल या उपकोष होते हैं। जैसे कि n बराबर मैंने बोल दिया 2, तो उसमें 2 उपकोष होंगे, कौन कौन से, S and P। यदि n बराबर 3 है तो उसमें S P and D 3 उपकोष होंगे। बात क्लियर, 3 सब सेल होंगे, ठीक है। उसी प्रकार किसी कोश में जो शेल है उसमें जो ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, तो n²। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, तो n²। कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि n = 3, n = 3। अब n = 3 की बात करोगे तो उसमें क्या होंगे, उसमें 3 टोटल उपकोष होंगे। 3 टोटल उपकोष कितने होंगे, एक तो S वाला, एक P वाला, एक D वाला, ठीक है। अब S के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, P के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं 3 और D के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं 5। तो टोटल जो ऑर्बिटल वो कितने हुए 5 3 और 1, कितने हो गए 5 3 और 1, ये कितने हो गए 8 हो गए। कितने हो गए 8 हो गए, 8 क्या, मेरा माइंड क्या चल रहा है, 5 3 और 1 कितने हो गए 9 हो गए। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9।
बात क्लियर? माइंड लगातार पढ़ाने से ऐसे होता है बहुत बार, ठीक है। बहुत लंबी क्लास होगी आज। चलिए, तो 5, 3 और 1, 8 और 1 9 हो गए, तो यानी कि n का स्क्वायर, समझ गए। तो इसी प्रकार जैसे कि आप 4 के देखो, n इक्वल टू 4 के, तो उसमें कौन कौन होगा, एक f आएगा और f साथ में उपकोष और आएगा, तो f के 7 और होते हैं, तो देख लो 9 और 7 16, और वैसे भी 4 रख के देखो तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसे भी आता है, समझ गए। ठीक है, तो किसी कोश में जो शेल है उसमें जो ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर के बराबर। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी अपने पास ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो ही, ठीक है। बहुत बार एक ही होता है, बहुत बार ना भी होता है, ठीक है। तो अपन इसीलिए अपन मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिकतम की बात करते हैं, भाई अधिकतम 2 होते हैं, बस तीसरा नहीं आ सकता, ठीक है। अधिकतम 2 होते हैं। अब किसी कोश में, शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो आपको पता है कि किसी कोश में जो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, n स्क्वायर। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना हो गया, 2 इंटू n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो जाएंगे टोटल, समझ गए भाई। आपको पता है ना कि एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने पास n स्क्वायर ऑर्बिटल है तो उसमें 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब इनको थोड़ा याद भी रखना कि जो जब आपके लिए k इक्वल टू 1, ठीक है, k l m n, इसमें पहले वाले में 2 होते हैं, पहले वाले जो कोश है शेल में 2 होते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे में 18, 32, ये याद रखना, 2, 8, 18, 32 खोपड़ी में बिठा लेना, ये काम आएगा, ठीक है। ये याद रखना ही आपको, इसको रखना है ही आपको, ठीक है। अगर 50, 72 तक याद रखो तो और भी बढ़िया, बाकी ये तो याद रखना ही है, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, तब आपको खोपड़ी में रखना ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उपकोष की। तो चलो, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो एस उपकोष ये होता है। अब एस उपकोष में क्या होता है, सिंगल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार पी उपकोष है, पी सबसेल है, तो पी सबसेल में एक्चुअली में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी प्रकार डी में देखोगे तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक में 2, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10। एफ में ऐसे कैसे, -t 3 ये पॉजिटिव का 3, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, तो 7 का 2 गुना 14, क्योंकि एक में 2। चलिए, तो ये सब कुछ ऐसा है। तो अब आपको कोई भी ऐसा सवाल, जो इस टाइप के सवाल आपके कहीं भी पढ़े, किसी भी बुक में आपके पास जो भी कुछ भी गाइड वगैरह कुछ भी है, ठीक है, नहीं तो मैं तो वैसे भी सॉल्व करने के लिए दूंगा ही आपको, ठीक है। मैं अभी MCQ सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो फिर उसमें आप कोई भी आपसे कुछ भी पूछ लेना उठा के कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप मालूम कर सकते हो इससे, समझ गए। इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बेस पे ही आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट, जो 3 से 4 लॉ है वो, उसके अलावा जो आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल है वो वगैरह, सारे सब कुछ, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लास को देख लेना, और हाँ, क्लास कैसी रही ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा क्लास देख के, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से रेस्पॉन्स ज़रूरी है। आपको कैसा लगा मुझे एक बार ज़रूर बताएं। अब क्लास बहुत लंबी हो गई मेरी भी, देख रहे हो लास्ट में आ जाते जबान भेजने लग गई, ठीक है, दिमाग भी कहीं और घूमने लग गया, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी क्वांटम नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, क्वांटम नंबर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो अपन ने समझा है कि जो क्वांटम नंबर है और जो अपने पास कोष उपकोष वगैरह चीज़ें हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है वो समझा है। अभी अपने को एक एक क्वांटम नंबर क्या बताता है चीज़ें, वो अपन अगली क्लास में पूरा वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।